जयललिता की बायोग्राफी पढ़ने के अनुक्रम में हम पहुंच चुके हैं खलबली पर। बायोग्राफी पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी पसंद की वीडियो देख सकोगे। जैसे मैंने जयललिता की भी प्लेलिस्ट बना रखी है। कभी अगर आप कोई वीडियो मिस कर दो तो परेशानी की बात ही नहीं है। आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और उसके बाद जयललिता वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। सभी वीडियो सीक्वेंस में ओपन होते जाएंगे और आप बायोग्राफी का कुछ भी मिस नहीं करोगे। तो है ना कमाल का आइडिया इस तरह प्लेलिस्ट बनाने का। पढ़ते हैं बायोग्राफी। वासंती लिखती हैं, 5 अक्टूबर 1984 को जयललिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। एमजीआर अचानक बीमार हो गए, उन्हें लकवा मार गया और उनकी आवाज बंद हो गई थी। जल्दी से उन्हें चेन्नई के अपोलो अस्पताल ले जाया गया। जयललिता यह खबर सुनकर अवाक रह गई थी कि आईसीयू में भर्ती एमजीआर जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस खबर की आम जनता और विपक्ष तक पहुंचने के राजनीतिक परिणामों की आशंका के चलते अन्नाद्रमुक के शीर्ष नेतृत्व ने किसी को भी आईसीयू तक जाने पर रोक लगा दी थी। खासकर जयललिता को मरणासन एमजीआर तक नहीं पहुंचने देने की व्यवस्था की गई। यह सोचकर यदि जयललिता ने अस्पताल का रुख किया, उनकी पिटाई भी हो सकती है। अपोलो के प्रमुख डॉक्टर प्रताप रेड्डी ने उन्हें दूर रहने की सलाह दी। शीघ्र ही एमजीआर को इलाज के लिए न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन हॉस्पिटल ले जाया गया। विश्वसनीय सूत्रों से यह जानना उलझन में डाल देता है कि इस घटना से कुछ महीने पहले तक जयललिता एमजीआर से विवाह करने को बेकरार थी। सोलाई के अनुसार उन्होंने अपने रिश्ते को वैध रूप देने की हर संभव कोशिश की। एमजीआर जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो जयललिता ने उन पर शादी के लिए काफी दबाव डाला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब एमजीआर दोबारा मुख्यमंत्री बने तो 1983 के आसपास जयललिता ने मोगाम्बिकाई में विवाह बंधन में बंधने का फैसला किया। उन्होंने एक दिन मुझे बुलाकर कहा, हमें कल कहीं जाना है, हमारे साथ चलने के लिए तैयार रहना। इसके तुरंत बाद एमजीआर ने मुझे कॉल किया और कहा, मैं एक दिन के लिए कल शहर में नहीं रहूंगा, पोइस गार्डन जाकर कृपया उन्हें संभालो। जब मैं वहां पहुंचा, जयललिता बहुत ही प्रसन्नचित्त दिखी। हमें किसी का इंतजार है, उन्होंने मुझसे कहा। हम 12 बजे तक इंतजार करते रहे। वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस के निकलने का समय बीत चुका था, जिससे हम लोगों को भी जाना था। एमजीआर आए ही नहीं। मेरे ख्याल से योजना मोगाम्बिकाई जाकर शादी करने की थी। जयललिता ने इसके लिए दबाव डाला होगा, लेकिन एमजीआर अपनी पत्नी जानकी के साथ शहर से बाहर जा चुके थे और उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता था। जयललिता को एहसास हो गया कि उन्हें धोखा दिया गया था। गुस्से में वह चीजों को फेंकने और तोड़ने लगी। बाद में एमजीआर ने मुझे बताया कि जयललिता ने उन्हें शादी करने के लिए परेशान कर रखा था, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी थी। यह जयललिता को धोखा देने जैसा तो था ही, लेकिन एमजीआर ने इस बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचा। वासंती लिखते हैं, चेन्नई से एमजीआर की अनुपस्थिति का जयललिता के विरोधियों ने फायदा उठाया और उनके खिलाफ हमले तेज कर दिए। यहाँ तक कि जयललिता से दिल्ली के तमिलनाडु हाउस में वीआईपी रूम भी छीन लिया गया, जो उन्हें एमजीआर ने आवंटित किया था। एमजीआर से जयललिता का कोई संपर्क नहीं रह गया था। उन्हें एमजीआर के स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल अंधेरे में रखा जा रहा था और अचानक एक दिन उनसे अन्नाद्रमुक संसदीय दल के नेता का पद छीन लिया गया, जो उन्हें एमजीआर ने सौंपा था। प्रतिक्रिया में जयललिता ने उन्हें अपमानित करने और हाशिए पर डालने में जुटे अन्नाद्रमुक के अवांछितों की मंडली को खुलकर कटु आलोचना शुरू कर दी। पत्रकारों ने इसे हाथों हाथ लिया। इस कदर तीखी भाषा और शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जोरदार आरोपों से अच्छी सुर्खियां बनती थी। अपने घर के बाहर जमा अंग्रेजी के अखबारों के प्रतिनिधियों के लिए वह धारा प्रवाह कॉन्वेंट वाली अंग्रेजी बोलती थी, ताकि पूरे देश को पता चले कि तमिलनाडु में किस तरह की राजनीतिक नौटंकी चल रही है। वे इतना भर पर ही नहीं रुकी। उन्होंने कुछ ऐसे बयान भी दिए जो आगे चलकर उनके लिए मुसीबत बने। रिपोर्टों में उन्हें ऐसा कहते बताया गया, यदि मेरा संदेह सही है, यदि एमजीआर का दिमाग सचमुच में ठीक नहीं है और वे इन लोगों की कैद में हैं, जब वे एमजीआर की संदेहास्पद मानसिक स्थिति और एमजीआर की पत्नी जानकी की संदिग्ध वैवाहिक स्थिति पर बयान दे रही थी, उनके शत्रु हर शब्द को सावधानीपूर्वक ब्रुकलिन अमेरिका फैक्स कर रहे थे। जयललिता ने दिल्ली का दौरा किया और तमिलनाडु की स्थिति पर कुछ केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों से चर्चा की। इससे उनके विरोधियों को और मसाला मिल गया और उन्होंने ये कहानी फैला दी कि वह अन्नाद्रमुक सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस के साथ समझौता कर रही हैं। एमजीआर अभी अमेरिका में स्वास्थ्य लाभ ही कर रहे थे। संसदीय चुनाव का ऐलान हो गया।
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने दिसंबर 1984 में चुनाव कराने का फैसला कर लिया। कांग्रेस की सहयोगी पार्टी अन्ना द्रमुक ने आम चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने का निर्णय किया। हालांकि पार्टी नेता परिदृश्य से बाहर थे। आरएमपी का दृढ़ विश्वास था कि अन्ना द्रमुक जीतेगी, लेकिन क्योंकि दिवंगत इंदिरा गांधी और बीमार एमजीआर दोनों के लिए सहानुभूति की लहर चल रही थी। लेकिन वे जयललिता को प्रचार अभियान के आसपास भी फटकने नहीं देना चाहते थे। लेकिन राजीव गांधी के हस्तक्षेप के बाद जयललिता को भी चुनाव प्रचार करने दिया गया। उस दौरान उनके साथ मौजूद रहे सोलाई बताते हैं कि जनता पर जयललिता का जादू एक बार फिर सर चढ़कर बोला। जनसभाओं में जब वह कहती कि एमजीआर स्वस्थ हैं, वे वापस लौटेंगे, तो लोग खुशी से चीखते और देर तक तालियां बजती। चुनाव में अन्ना द्रमुक भारी बहुमत से जीती। एमजीआर 1.5 महीने के बाद वापस लौटे और एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही कार तक पहुंचने के पहले उन्होंने वहां हजारों की संख्या में मौजूद प्रशंसकों की तरफ हाथ हिलाया। उन्हें देखकर लोग नारे लगा रहे थे और रो रहे थे, स्वस्थ होकर उनका देवता जो लौटा था। वासंती लिखती हैं, लेकिन जयललिता एमजीआर के स्वागत के लिए मौजूद नहीं थी। उन्हें नहीं बताया गया था कि एमजीआर का विमान सेना की सेंट थॉमस हवाई पट्टी पर उतरेगा। वह मीनमबक्कम एयरपोर्ट पर इंतजार करती रही। कल हम पढ़ेंगे सजा। तो फिर मिलते हैं कल।